नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड LT 2024 के टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में जो यूनिट नंबर 2 है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बुद्धि, इंटेलिजेंस। इससे संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठक या खाने कितने थे? तो इसमें खानों की संख्या, कोष्ठकों की संख्या है 120। इसी प्रकार से किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष से है, तो वह किस प्रकार का जो है उसकी बुद्धि लब्धि के आधार पर अगर हम उसका वर्गीकरण करें तो वो क्या कहलाएगा इसमें? तो देखिए, सिंपल फार्मूला होता है इसमें। मेंटल एज दे रखी है, मेंटल एज दे रखी है अपॉन क्रॉनिकल एज होती है जो वास्तविक आयु होती है, और इंटू 100 होता है। अगर आप इस फॉर्मूले में इसे रखोगे तो इसका आंसर आएगा 140। तो 140 होता है आपका प्रतिभाशाली बालक का। तो IQ लेवल अगर 140 है तो वो प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। इसी प्रकार से थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत क्या है? तो थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी जो सिद्धांत है वो है बहुतत्व का सिद्धांत। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, 0 से 25 IQ को अगर किसी बालक का है तो उस बालक को क्या कहेंगे? उसका किसी बालक का IQ अगर 0 से 25 तक का है तो उसे हम किस प्रकार का बालक कहेंगे? तो ये बालक हो जाएगा जड़ बालक, जड़ बालक कहेंगे उसे। इसी प्रकार से गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है? तो इनमें कौन सा नहीं है? प्रक्रिया होती है, विषय वस्तु होता है, उत्पाद होता है। तो ये तीनें होती है, विशिष्ट तत्व नहीं होता। तो सही आंसर इसका फर्स्ट होगा। तो गिलफोर्ड का जो बुद्धि संबंधी जो मॉडल है उसमें प्रक्रिया होती है, अंतर्वस्तु या विषय वस्तु होती है, और परिणाम उत्पाद होता है, विशिष्ट तत्व नहीं होता है। इसी प्रकार से स्व प्रत्यय के निर्माण में सहायक है। जो स्व कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, इसमें क्या चीज़ सहायक करती है? तो ये करती है बुद्धि। तो बुद्धि अपने आप में स्व प्रत्यय के निर्माण में सहायक करती है। इसी प्रकार से गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? तो बुद्धि संबंधी त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, जिसमें 3 चीज़ें आ रही थी, प्रक्रिया आ रही थी, अंतर्वस्तु आ रहा था और परिणाम आ रहा था। तो ये 3 ही प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत होती हैं। इसी को हम त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं। इसी प्रकार प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो प्रतिभावान बालकों की जो बुद्धि होती है 130, अगर IQ है उनका 130 या 130 से ज़्यादा, तो वो प्रतिभावान बालक कहलाएंगे। इसी प्रकार से बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता कौन है? जो समूह कारक सिद्धांत दिया था, ये दिया था थर्स्टन ने। जो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया था वो थर्स्टन ने दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन से बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जो गिलफोर्ड ने, इन्होंने बुद्धि का संरचना सिद्धांत दिया था, और उसी में जो है जो त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, इसी के अंतर्गत दिया था उन्होंने। एक बालक की आयु, जो वास्तविक आयु 22 वर्ष है, बिने का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सकता है। उसका सही बुद्धि विकल्प है। तो वही फॉर्मूला रखोगे आप, MA/CA × 100, इसमें रखोगे तो 15/12 × 100 अगर आप करोगे तो लगभग आप सॉल्व कर लेना, लगभग 125 इसका सही आंसर आएगा। आप इसे चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो किया था थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। तो एक डेफिनेशन दे रखी है कि विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। यह कहा था थर्स्टन ने। तो थर्स्टन ने ये परिभाषा दी थी। अगला प्रश्न है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर समूह बनाए हैं। समूहों का सही क्रम है। तो इसका सही आंसर है, सबसे पहले सबसे कम जड़ बुद्धि होता है,
फिर मंद बुद्धि होता है, फिर श्रेष्ठ बुद्धि होता है, फिर उच्च बुद्धि होता है, फिर लास्ट में प्रतिभाशाली होता है। तो आप देख सकते हैं तीनों में, तीन लास्ट में प्रतिभाशाली और सबसे कम वाला जड़ होता है। तो ऐसा करके आप ध्यान रखना, सबसे कम जड़ बुद्धि मानी जाती है जो 0 से 25 के बीच में होती है, और 130 या 130 से ज़्यादा प्रतिभाशाली में आ जाता है। तो सेकंड वाला आंसर सही होगा। तो जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, उच्च बुद्धि और प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। जो कॉन्सेप्टों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं का विकास मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? तो ये होता है बौद्धिक विकास से। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया है? तो जो थॉर्नडाइक ने किया है बहुकारक सिद्धांत उन्होंने दिया था। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से विकलांग से निम्न में कौन सा संबंधित नहीं है? जो मानसिक रूप से विकलांग है, निम्न में से जड़ बुद्धि, मूढ़, असामाजिक कार्य या अल्प बुद्धि। तो असामाजिक कार्य किसी प्रकार की बुद्धि से संबंधित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? केंद्रीय चिंतन से होता है, बहुआयामी चिंतन से होता है, सृजनात्मकता से होता है, उपयुक्त सभी से। तो सही आंसर तीनों आंसर इसमें सही होंगे। बुद्धिमत्ता का संबंध केंद्रीय चिंतन से भी होता है, बहुआयामी चिंतन से भी होता है, और सृजनात्मकता से भी बुद्धिमत्ता का सिद्धांत यानी इसका संबंध होता है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक का संबंध होता है शिक्षा से, बुद्धि से, पाठ्य सामग्री से या खेल से? तो सही आंसर इसमें बुद्धि से। तो विशिष्ट बालक का संबंध सीधा सीधा बुद्धि से होता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु इंटू 100 अपॉन क्या होता है? तो सिंपल है, मैंने आपको कहा था ऐसे करके याद रखिए फॉर्मूला, मैका करके याद करिए इंटू 100। तो मानसिक आयु भी दे रखी है, इंटू 100 दे रखा अपॉन में क्रॉनिकल एज यानी कि जो वास्तविक आयु। तो वास्तविक आयु इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि कितना होता है? बहुत बार पूछा जाता है, सीटेट का रटाया सवाल है। तो ये होता है तुम्हारा 90 से 110 के बीच में। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि के जन्मदाता को किसे माना जाता है? जो बुद्धि लब्धि जिन्होंने दी थी ये माने जाते हैं बिने ने। बिने को बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता माने जाते हैं। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे? आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अधिक गृह कार्य नहीं देंगे, वह अधिक प्रगति कर सके उसी तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो तीसरा आंसर सही है कि आप क्या करेंगे? वह अधिक और भी ज़्यादा प्रगति कर सके उसके लिए आप उसे लगातार अनुप्रेरित करते रहेंगे। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है? किन के लिए किया जा सकता है अशाब्दिक? सभी आयु के व्यक्तियों के लिए, अशिक्षित वर्ग के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, या शिक्षित व अशिक्षित दोनों के लिए? तो देखो अशाब्दिक है तो इसका मतलब उनको जो है शब्द ज्ञान कम है यानी कि साक्षरता कम है। तो अशिक्षित वर्ग के लिए आप अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविध पूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह किससे प्रभावित होगी? कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत से होगी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से होगी, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से होगी, या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से होगी? तो सिंपल सी बात है, किससे होगी? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से जो है वो प्रभावित होगी। अगला प्रश्न है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किस प्रतिस्थापित सिद्धांत पर है? बुद्धि और जाति विभिन्नताओं पर है, बुद्धि के वितरण पर है, बुद्धि की वृद्धि पर है, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं पर? सही आंसर इसका बुद्धि के वितरण पर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो देखो पशु, खनिज, पेड़ पौधे से संबंधित है, तो क्या होगा इसका? प्रकृति जिसके अंदर प्राकृतिक बुद्धि ज़्यादा होगी वो पशुओं, खनिज, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता औरों से ज़्यादा रखेगा। अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है? तो देखिए पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो यह कथन सही हो सकता है, सही है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? तो सिंपल है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है कि ये इससे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो ये कोई ट्रेंड तो है नहीं कि होते हैं, ये बस एक मानसिकता होती है जिसे लैंगिक पूर्वाग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आगे जाती है,
यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशीलता की विशेषता है। तो सही आंसर इसका डी होगा कि बुद्धि अपने आप में एक स्थायित्व होता है उसमें, और अपरिवर्तनशीलता की उसमें विशेषता होती है। लास्ट प्रश्न है आज का, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये तो गलत होगा सीधा सीधा, क्योंकि स्टीरियोटाइप है, पूर्वाग्रह पर आधारित है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये भी अपने आप में पूर्वाग्रह है। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, ये सही है। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी पूर्वाग्रह पर आधारित है। तो सही आंसर इसका 3 होगा। तो बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न बुद्धि से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये सहायक सिद्ध हुई होगी वीडियो। अब पर्टिकुलर हम जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो कम लेके आएंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा लेके आएंगे, क्योंकि आपको पता है 30 जून को एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए सिलेबस भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है हमने। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।